दोस्तों नमस्कार। आज जो मैं आपको गाथा सुनाने जा रहा हूँ वह 1971 की है। यह एक सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है। जो मेरे व्यूअर्स हैं मैक्सिमम वह 30-32 साल की उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा हैं और 60-70 साल वाली उम्र वाले कम हैं। तो जो मेरे नवयुवक हैं, क्योंकि ये जो घटना है आज से 30 लगभग 55 साल के करीब पुरानी है। तो आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं अधिकतर वो उसमें पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ था। तो वह जो युद्ध था 16 दिन चला था। तो जो मेरी कहानी का जो पात्र है वो है गुलाम हुसैन। आपने सुना होगा कि जब 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था, जब देश आज़ाद ही हुआ था, और यह दिखाने की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कि कबायली थे वो जिन्होंने हमला किया था, लेकिन कबायलियों के भेष में उनकी रेगुलर आर्मी थी। तो उसमें जो जम्मू कश्मीर था, हरी सिंह जी का, महाराजा हरी सिंह जी का राजपाट चला हुआ था। तो पाकिस्तान ने कश्मीर का काफ़ी बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया, जो कि आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो जब सीज फायर हुआ तो यथास्थिति बनाएगी, जो जिसके पास था वह उसी के पास रहना था। तो इस प्रकार से जो पीओके, जो एक जम्मू और कश्मीर का एक अभिन्न अंग था, वो पाकिस्तान में चला गया और पीओके के नाम से कहलाना शुरू कर दिया। मैं बताना चाहूँगा कि इसको ज़्यादातर लोग गिलगिट बल्तिस्तान के नाम से भी जानते हैं। तो जब 1971 में लड़ाई हुई दोस्तों, तो पीओके में दो गांव हैं, एक फरनू और दूसरा थांग। तो जो मेरी कहानी का जो पात्र है गुलाम हुसैन, वो फरनू गांव का निवासी था। अपने माँ बाप के साथ रहता था। उसमें उसकी आयु केवल 13 साल की थी। इतना दूर दराज क्षेत्र था, एक कोना था। तो लड़ाई का उनको कोई ज्ञान नहीं था कि लड़ाई लगी हुई है इंडिया पाकिस्तान की। उसमें जो कम्युनिकेशन के माध्यम थे वो भी बहुत कम थे। रेडियो वगैरह के द्वारा पता लगता था, लेकिन जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, उसमें लग्जरी थी। तो दोस्तों, दिसंबर माह 1971 में गुलाम हुसैन, जो कि उसमें 13 वर्ष का था, उसके पिता ने उसको थांग विलेज में भेजा, क्योंकि वहाँ उनकी 4-5 बीघे ज़मीन थी कि उसमें आप खाद वगैरह डालिए और फसल के लिए उसको तैयार कीजिए। तो उसने थांग विलेज में कोई 15-20 दिन ठहरना था, एक काम करने के लिए, खेतों की मैन्योरिंग वगैरह करने के लिए। तो उसको ये नहीं पता था कि लड़ाई लग चुकी है। और मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह लड़ाई जो थी 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुई थी और 16 दिसंबर 1971 को बंद हुई, सीज फायर हो गया था। तो सीज फायर जब हुआ तो यह निर्णय लिया गया कि जो जैसे है वैसे ही बना रहेगा। तो उसमें तक भारत ने पीओके के 4 गांव अपने कब्जे में कर लिए, जिनके नाम है तुर्तुक, चालुखा,
त्याक्षी और थांग। और भी एरिया पाकिस्तान का कब्जे में किया था, लेकिन समझौते के अनुसार उसको वापस कर दिया गया। लेकिन जो 4 गांव थे ये हिंदुस्तान के कब्जे में रहे। इनको हिंदुस्तान ने अपने देश में मिला लिया। अब जब इस बात का पता गुलाम हुसैन को चला कि जो उनका मुख्य गांव था फरनू वो पीओके में रह गया है, और जो जहां वो अपनी फसल वगैरह खेत वगैरह बनाने आया था, मैन्योरिंग वगैरह करने आया था, वो हिंदुस्तान में आ गया है, तो उसके लिए बहुत दुविधा पैदा होगी, क्योंकि अब 2 देशों का मामला आ गया। अब वो अपने जो पुराना गांव था फरनू वहां नहीं जा सकता था, क्योंकि 2 देश के बात आ गई थी। उसने निवेदन भी किया जो आर्मी वाले थे कि मुझे जाने दीजिए, लेकिन उनको नहीं जाने दिया। इसी प्रकार से जो उसके माता पिता फरनू गांव में, उन्होंने भी उनसे निवेदन किया कि हमारा लड़का पल्ली तरफ है तो हमारे को जाने दिया, लेकिन नहीं जाने दिया। पहले तो उस गुलाम हुसैन ने सोचा कि चलो कुछ चंद दिनों की बात होगी, फिर मैं वापस चला जाऊंगा अपने फरनू गांव में। लेकिन दोस्तों, क्योंकि ये हिंदुस्तान का अंग बन चुका था थांग विलेज, तो उसका वहां जाना संभव नहीं था, और इसी प्रकार से उसके माता पिता का भी इस तरफ आना असंभव था। अब वो बहुत दुविधा में पड़ गया, एक बच्चा 13 साल का। लेकिन विधाता को यही मंजूर था, देश जो उसका पुराना गांव था फरनू वो पीओके में ही रहा, और जो दूसरा जो उनका गांव था पहले पीओके का हिस्सा था थांग, वो भारत में मिल गया। जब उसने देख लिया कि अब कोई चारा नहीं है, तो गुलाम हुसैन ने सोचा कि अब अपना जीवन यहीं शुरू करें। उसने दोस्तों वहाँ शादी वगैरह की, बच्चे हुए, और अब उसके पोता पोती भी हैं। तो किस प्रकार से जब लड़ाई लगती है, एक जो किसी कंट्री का या देश का हिस्सा दूसरा कंट्री उसको हथिया लेती है, तो लोगों के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आ जाता है, किस प्रकार से उनकी जो नेशनलिटी है वो बदल जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा विश्व समुदाय से, हर देश से, कि शांति से रहें। लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। जो आपने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होता है, जो आपने इतनी मेहनत की होती है, वो सारा ध्वस्त हो जाता है। बीमारियां फैल जाती हैं, लोगों के रोज़गार छूट जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। तो लड़ाई से फ़ायदा कुछ नहीं होता, नुकसान ही होता है। अब जैसे आजकल भी दुनिया में हालात बड़े ख़राब हैं, कोई परमाणु बम की धमकी दे रहा है, कुछ इस प्रकार की और कोशिशें कर रहा है दूसरे की ज़मीन हड़पने की। तो इसका नतीजा ठीक नहीं है। देख लीजिए गुलाम हुसैन किस प्रकार से अपने जो गांव था, अपने देश से, पीओके से, किस प्रकार से दर दर ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। और उसमें 13 साल की उम्र थी, कितनी कठिनाइयाँ सही होंगी उसने। लेकिन यह था कि जो हमारी आर्मी है उसने उसकी केयर की, उसको मनोबल बढ़ाया, उसको विस्थापित करने में मदद की, और फिर वो यहाँ उसने अपना गुजारा शुरू किया दोस्तों। तो उसी गुलाम हुसैन से दोस्तों मैंने बात की थी, और ये मेरे लिए एक बहुत ही गर्व की बात थी, एक अचंभे की बात थी कि गुलाम हुसैन मुझको वहाँ मिल गया। जब हम थांग विलेज में गए थे, जब हम लद्दाख रीजन की यात्रा पर थे, तो उससे जब बातचीत की तो सारा मैंने
जो उसकी कहानी है उसके बारे जाना, और अब क्या महसूस कर रहा हो, कैसा लग रहा उसको, क्या वो जो उसका डिसीज़न था जो इसमें हिंदुस्तान में मिलना क्या था, वो अच्छा रहा या गलत रहा, या किसी प्रकार से उसको कठिनाई हुई, तो उसने अपनी ज़बानी में बताई है। और दोस्तों, अब गुलाम हुसैन की ज़ुबान में अब वो पूरी दास्तान सुनिए। और यह एक ऐसी कहानी है जो सच्ची है, और हम सब लोगों को एक संदेश भी देती है कि लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है, परिवार बिछड़ जाते हैं। इसी प्रकार 1947 में हुआ होगा, जो परिवार यहाँ थे, कुछ पाकिस्तान में थे, वो कुछ इधर रह गए, कुछ पाकिस्तान में चले गए, मार काट हुई, तो नुकसान ही होता है। अब सुनिए, देखिए गुलाम हुसैन की ज़ुबान में उसकी कहानी। धन्यवाद। दोस्तों देखिए ये थांग विलेज है, जो कि पहले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक हिस्सा था। 1971 में जब युद्ध हुआ तो इस गांव को भारत में मिला दिया गया, और यहाँ से आप पीओके का बॉर्डर देख सकते हैं। देखिए ये लिखा है, वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर लास्ट रेस्टोरेंट ऑफ इंडिया, वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर लास्ट रेस्टोरेंट। तो जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और लोगों ने आवाज़ उठाई कि पीओके को भारत में मिला लेना चाहिए, तो मन में आया था कि पीओके क्या है और कैसा होगा। लेकिन आज मुझे मौका मिला है पीओके के बॉर्डर की ओर जाने का, तो अभी मैं आपको ले जाऊंगा। तो इस वक्त हम थांग में, भारत का पहला गांव उत्तर से, और यहाँ सामने पाकिस्तान का पहला गांव फरनू। बेसिकली है तो इंडिया का ही। Aditya, I can see Indian flag, that is LOC, with the help of binocular. Tell my viewers that this my partner can see. सब देख रहे हैं, LOC देख रहे हैं, सामने शौक जा रहा है, और LOC के आगे जो रिवर है वो शौक है, और नुब्रा वैली से निकलती हुई ये पाकिस्तान को जा रही है। आदित्य, मैं यहाँ से बाइनोकुलर से खेत देख पा रहा हूँ। एक मिनट परे आइए। यस, थोड़ा सा आइए मैडम। हाँ बोलिए। नदी के राइट साइड में फर्स्ट वाला ग्रीन और येलो दिख रहा है ना सर, सॉरी ग्रीन दिख रहा है, और इनका खेती है ग्रीन से थोड़ा ऊपर माउंटेन में। अच्छा, इस जो शौक रिवर है उसके दाहिनी तरफ ग्रीन फील्ड्स दिख रहे हैं, वह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वालों के हैं, और बिल्कुल साफ देख सकता हूँ मैं इधर से, और काफ़ी वहाँ मकान भी हैं, काफ़ी मकान हैं, तो बहुत ही क्लियरली विजिबल है। हाँ मैडम, और ग्रीन है थोड़ा ऊपर माउंटेन में एक जिगजैग रोड जा रहा है ना सर, उसी रोड के एंड से पाकिस्तान आदमी होता है। अच्छा, बाइनोकुलर की मदद से मैं एक जिगजैग रोड भी देख सकता हूँ, और महरम जी बता रहे हैं कि उस रोड के थोड़ा सा आगे पाकिस्तानी आर्मी के बंकर्स हैं। हाँ जी मैडम। तो महरम जी ने बाइनोकुलर के माध्यम से मुझे यहाँ से सारा दृश्य बता दिया। ये जो LOC है, लाइन ऑफ एक्टिव कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो LAC है। अच्छा, लाइन ऑफ कंट्रोल भी बता दिया, और यहाँ हमारा
तिरंगा झंडा भी दिखा दिया। तो दोस्तों ये जो बाइनोकुलर है बहुत पावरफुल है और इससे आप दृश्य बिल्कुल साफ देख सकते हैं। मैं महरम जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी दूरबीन से यह दुर्लभ दृश्य दिखाया और मैं अपने व्यूअर्स को इनके जो बताया है उसके माध्यम से उनको बताना चाहूँगा जो मैंने देखा है। धन्यवाद दोस्तों। जब हम थांग विलेज आए तो यहाँ से हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर देखा और जब ये देख रहे थे दूरबीन के माध्यम से तो कुछ मुझे यहाँ और गेस्ट दिखे जो कि यही नज़ारा देखने आए हैं। सर नमस्कार। सर क्या मैं जान सकता हूँ आप कहाँ से हैं? उदयपुर राजस्थान से। ये बता रहे हैं कि ये उदयपुर राजस्थान से हैं। तो सर कब आप यहाँ पहुँचे लद्दाख रीजन में? हम 24 को निकले थे उदयपुर से, फिर हम मनाली होते हुए हिमाचल से लद्दाख में एंटर हुए अराउंड। दोस्तों इस समय मैं थांग गांव में हूँ और यहाँ मुझे एक बुज़ुर्ग मिल गए हैं। ये देखिए, सबसे पहले इनका मैं नाम पूछूंगा। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाम हुसैन है। गुलाम हुसैन है। तो सर ये जो आप बैठे हैं हिंदुस्तान में है या पीओके में है? ये इंडिया में है। इंडिया में है। पहले पीओके में आता था। हाँ। अभी इंडिया में आ गया। अच्छा, तो आप हमारे को बताएंगे कि किस प्रकार ये जो आपका थांग गांव है हिंदुस्तान में मिला, पूरी कहानी सुनाइए। पुरानी बात है, कैसे लड़ाई हुई, कैसे आप यहाँ मिले, इसके बारे बता दीजिए पूरे। शुक्रिया सर। हाँ, ये मेरा नाम गुलाम हुसैन है जी। मैं इंडिया का लाल गाँव थांग में रहने वाला है। ठीक है। मैं 71 का पहले का पैदाइश है जी। मैं 19 साल पाकिस्तान में रहा। आप देख रहे हैं फ्रानू। अच्छा, वहाँ बैठा हुआ था। घर जमीन पूरा माँ बाप बीबी वहाँ था जी। 12 साल में शादी हो गया था क्योंकि माँ बाप बूढ़ा बूढ़ी हो गया था। मैं अकेला था जी, बहन में कुछ नहीं था। वहाँ पूरा घर जमीन वहाँ था जी। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा जमीन था, सिर्फ 4 कनाल, ज्यादा नहीं था जी। पाकिस्तान के जमाने में ये गाँव एक ही था जी। हम लोगों को उधर जमीन था, इन लोगों का इधर जमीन था जी। गाँव अलग नहीं था। वही नमरार के अंदर एक गाँव भी था जी। अच्छा, आता था। यहाँ नमरार नहीं था। फिर दिसंबर का पहला तारीख को बोला माँ बाप ने, बेटा रात को बोला तू यहाँ मत बैठो, थंग जाओ कल सवेरे। अच्छा। गाड़ी लेकर के जाओ, थोड़ा खाद बना कर आ जाओ, क्योंकि दिसंबर में हमारा ठंडी होता है सर जी। ये यहाँ का घर टेम्परेरी था। 1 महीना बैठा था, 11 महीना वहाँ बैठा। वहाँ घर गर्मी अच्छा था जी। माँ बाप तो नहीं जाएगा क्योंकि मौसम ठंडी है। आप जाओ, आप जवान है, आप 19 साल का है, खाना कुछ बनाते खाओ। हाँ बोला जी। माँ बाप बीबी वहाँ रखा, मैं यहाँ आ गया सुबह गई लेकर के, यहाँ बैठ गया। उसी टाइम पर पाकिस्तान की तरफ से यूरिया नहीं मिलता था जी। अच्छा, अपना देसी खाद बनाता था। फिर गोबर को ऊपर मट्टी लगा करके खाद लगाता था जी। फिर हाँ बोला, मैं यहाँ बैठ गया सर। उसी टाइम पर ये 4 गाँव जो था पाकिस्तान का था जी। अच्छा, बोंडेरी पहला तारीख को आ गया, 10 तारीख को यहाँ भी जंग छिड़ गया। अच्छा, बांग्लादेश आजाद हो गया था। 96,000 पाकिस्तान का फौज पकड़ा था। यहाँ कोई लड़ाई का पता नहीं था। अच्छा, फिर उसी टाइम पर बोंडेरी कहाँ था बोर्डांग गाँव अपना इंडिया का था जी। बोर्डांग गाँव से इस तरफ आकर एक लेगड़ी की ब्रिज है जी, वही बोंडेरी था, ब्रिज नहीं था। यही नदी बोंडेरी था। नदी जो है पंगोंग से चेन्नई से आता है जी। जो शौक नदी है। हाँ हाँ, ये पीओके जा रहा है। अच्छा। इसका 3 नाम है सर। गिलगित बाल्टिस्तान भी बोलता है, पीओके भी बोलता है, काराकोरम भी बोलता है सर। अच्छा। इस इलाका का फिर यही नदी बोंडेरी था, इंडिया पाकिस्तान। नदी को उस तरफ बोर्डांग का तरफ रोड था, पहाड़ था। बोर्डांग गाँव अपने इंडिया का कब्जे में था, इंडिया का फौज देता था। अब फिर इसको उस तरफ निकल करके रोड में पहुंच गया तो वही रोड का मैदान जो है पहाड़ था, में पाकिस्तान का फौज देता था कि यही नदी बोंडेरी था। इस तरफ इंडिया, उस तरफ जो है रोड जो है पहाड़ पाकिस्तान। अच्छा, फिर आप 200-300 का नीचे आने से एक मैदान नीचे, वहाँ एक ब्रिज है। रोड का इस तरफ निकलने से क्यूलुंग का बोर्ड का लंबा सा गाँव है सर। अच्छा, वहाँ भी पाकिस्तान का कब्जे में था कि उनका फौज रहता था। फिर पहला तारीख को मैं आ गया, 10 तारीख को जंग छिड़ गया सर, इंडिया पाकिस्तान।
हमारे से थांग गाँव से 22 किलोमीटर आगे है अच्छा बाउंड्री। अच्छा। हमको लड़ाई का आवाज तो नहीं सुनाई दी। हम्म इंडिया पाकिस्तान चुलूंगा और बहुत लड़ाई हो रहा बोलकर सुनते रहा। हम्म ज्यादा नहीं टिका सर, 2 दिन पहले चल गया, तीसरा दिन से पाकिस्तान का फौज भगना शुरू हो गया। अच्छा अपना इंडिया का फौज पीछे आते आते सबसे पहले चुलूंग का एक तुक अच्छा 2 क्यासी 3 थंग 4, अच्छा ये 4 गाँव जो है 1971 का पहले पाकिस्तान का कब्जे में था। फिर दिसंबर का 10 तारीख को जंग छिड़ गया, 17 तारीख को जो है ये 4 गाँव इंडिया में आ गया जी। ये नदी बाउंड्री हो गया, नदी को उस तरफ जो है थानू छूतांग पहाड़ था पाकिस्तान में रह गया जी। नदी के इस तरफ थांग गाँव जो है ये पहाड़ मैदान इंडिया में आ गया जी। अच्छा फिर हमारा 2 बजे साफो लेकर आया, इस तरफ लड़ा थिकोटा जी, नदी को उस तरफ आप रोड दिख रहा है पहाड़, वो वहाँ गोरखा रेजिमेंट था जी। अच्छा फिर हमारा एक मेजर साहब था, एक रिंगचन बोलता था, सवांग रिंगचन, एक जम्मू का इसके सिंह साहब था सर। उसी टाइम पर हम डर रहा था, अच्छा इंडिया आ रहा है, पाकिस्तान भागते जा रहा है बोलकर बहुत डरा हुआ था। हम घरों में बैठा हुआ था, हिंदुस्तान का फौज मारेगा पीटेगा क्या पता, इंडिया आ रहा बोलकर। ये चुलूंगा वाला बेचारा सिर्फ 2 घर का आदमी रहा, बाकी सब भाग गया जी। अच्छा। उनके पीछे पाकिस्तान का फौज के पीछे इंडिया आ रहा बोलकर डर करके हम घरों में बैठा हुआ था, मिलने के लिए जा नहीं सका डर करके। फिर हमारा एक आदमी से मिला, वो रास्ते में मिला, मेरे दोनों फौज सुबह 10 बजे। तो आपका गाँव वाला कहाँ गया? अच्छा हम 22 किलोमीटर पाकिस्तान का फौज भगा करके आपका सिवाई के लिए आया तो, अच्छा आपका आजादी के लिए आया तो, स्वागत करो हमारे से भी नहीं आया, हमारे आवाज नहीं आया। गाँव में आदमी है नहीं है साहब, थोड़ा बहुत है, बाकी तो वहाँ भी है यहाँ भी है, क्योंकि आप लोगों को डर करके नहीं आ रहा है। क्यों डर है? अच्छा इंडिया आ रहा बोलकर हम खाने के लिए भी जी नहीं आ रहा था सर, क्योंकि आप लोग क्या करेगा, मारेगा पीटेगा कोई पता नहीं था। अच्छा सब पालन किए जी, घरों से निकाल गया फौज लगा कर। आप लोग क्या सोच रहे हैं? आपको मारने के लिए आया, आपको पीने के लिए आया, यह गलत सोचे। अच्छा आपका सिवाई के लिए आया। हाँ एक मिनट रुक जाइए। भारतीय सेना जिंदाबाद। देखो जिंदाबाद जी, है ना कि कितना इनकी सुरक्षा की भावना दी उन्होंने कि भी हम आपकी सेवा के लिए हैं, आपको मतलब किसी प्रकार से हम नुकसान नहीं डालेंगे। और देखो भारतीय सेना जी, हाँ जी फिर सर आप हाँ जी आपका आजादी के लिए आया, आपका सिवाई के लिए, हम जमीन से कोई मतलब नहीं। अच्छा फिर आप घर से निकल के आए, हौसला हो गया। हाँ ना फलन किया, उन्होंने निकला जी। अच्छा फिर फलन किया, फिर आपके सिवाई के लिए आया। हम जमीन के लिए नहीं लड़ रहे, हमको आदमी चाहिए, आदमी आप लोग बहुत अच्छा आजादी के लिए लड़ रहे हैं। आपको मारेगा, आपको पीटेगा, फिर किसके लिए लड़ रहा? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपका हमारा माँ है, आपका बहन है, क्या बात है, भारतीय सेना जिंदाबाद। फिर आप आराम से फौज का मदद करो, फौज आपको जो कुछ देगा फौज से मंगा लो। अच्छा आप फौज को राशन पानी पहुंचा दो। शुक्रिया साहब, इंडिया का अफसर अच्छा था, बहुत अच्छा था, जवान अच्छा था, हमारे दिल में खुशी हो गया। डाल खत्म एक रुपये है सर, वही गाँव अपना करो। अच्छा क्योंकि हमारा पूरा रिश्तेदार वहाँ है, किसी का माँ है, किसी का बाप है, किसी का बहन है, पूरा घर जमीन वहाँ है। अब यहाँ रुकने से यही नदी फेंसी हो जाएगा, हम इंडिया में आ जाएगा, वो पाकिस्तान में रहेगा। एक मिनट सर, ये जो आपका जहाँ आपके माता पिता रहते थे, आप तो यहाँ अपने खेत के लिए आए थे ना, तो ये सारे गांव का नाम थांग ही था या उसका अलग नाम था? ये उसका फ्रानू, ये थांग। अच्छा फ्रानू और थानू, फ्रानू से आप यहाँ आए थे? ये थांग सर। अच्छा अच्छा। फिर आप यहाँ मत बैठो एक रुपये से, क्योंकि वही ये गाँव अपना इंडिया में लाओ, क्योंकि हमारा माँ जमीन घर नहीं जरूरी था। देखो कि है ना बिछड़ रहे थे तो। हाँ जी, फिर यहाँ से 3 किलोमीटर है, अच्छा यहाँ आधा घंटा का रास्ता है। बोला तो क्या करेगा जी, आपका बात सुनकर हमको भी अफसोस हो रहा है, इकट्ठे रहना था या यहाँ रहना, परिवार बिछड़ गए उनको भी। अभी हमारा आदमी नहीं है, अभी से हो गया, गवर्नमेंट दोनों अमन हो गया। अच्छा। अपने जगह में रुको, आगे मत जाओ। अच्छा बाउंड्री बन गया, वो गांव परे रह गया और इधर का हो गया। अभी हम एक कदम ही नहीं जा सकता है। ओहो। हम पाकिस्तान वाला बनाए तो आपका बात हम नेता लोग को पहुंचा करके, पाकिस्तान वाला छोड़ेगा तो हम बातचीत के जरिए ला सकता है। फिर उम्मीद रहा जी, सामने बोला लाएगा, बोला 4 साल तक
अगले साल मिलेगा, हाँ। अगले साल माँ बाप बीवी हाँ। घर से मिलेगा, सोचते सोचते रहा जी। अच्छा 4 साल के बाद वो वाला नहीं छोड़ा है। अच्छा, पाकिस्तान वालों ने छोड़ा। पाकिस्तान वाला मानता नहीं, हमने कोशिश अच्छा किया, अच्छा अच्छा। वो लोग मानता नहीं है, क्या करेगा। हाँ फिर 5 साल में मैं यहाँ से चलो, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो गया सर, आर्मी का रात दिन लोड, हाँ उनको राशन, हाँ, हाँ। उसी टाइम पर गधे नहीं था, हाँ। खचार नहीं था, रोड नहीं था, हाँ। फिर अब पूज में उठा करके पौना पड़ता था। अच्छा फिर घर का भी काम करो, खाद बनाओ, हाँ। गाय को भी देखो, खाना भी बनाओ। फिर 5 साल तक मैं इंतजार किया, फिर मैं नाउम्मीद हो गया। अच्छा। अभी माँ बाप से जुदा ही हाँ, हो गया, कि अब हो तो गया। जुदा हो गया, अब कोई उम्मीद नहीं अभी है। हम यहाँ सेटल कर देंगे। अच्छा अच्छा फिर मैं यहाँ शादी कर दी। अच्छा, शादी अभी यहाँ बना 6 दी। लड़का एक लड़की दीदी है सर। अच्छा 30 बार अपना हो गया। ओहो। फिर अपना इंडिया गवर्नमेंट जिंदाबाद, हाँ जी। इंडियन आर्मी हाँ, जिंदाबाद, इंडियन अपना आर्मी। दाल रोटी अच्छा हो रहा है सर। है जी। आजकल तो ये तो मोदी भारत सरकार ने मतलब क्या क्या सुविधाएं, मोदी सरकार ने हाँ, क्या क्या मोदी सरकार ने दिया सर। पहले 4 साल हो रहा है सर, आप लोग नहीं छोड़ता था हाँ। यहाँ तक। हाँ, नहीं लागू आते, नहीं। था। हाँ, टूरिस्ट नहीं आ सकते। इंडियन टूरिस्ट नहीं तो वापस करता हाँ था। हाँ हाँ फिर भारतीय जनता पार्टी मोदी साहब का हाँ। मेहरबानी से यहाँ तक छोड़ दिया। हाँ। अब इतना अच्छा यहाँ तक रास्ता नहीं था जी, अच्छा रास्ता बना लिया। हाँ। हाँ जी, इतना अच्छा तरकोल लगा करके। फिर आप देखो 2-2.5 करोड़ खर्चा करके इतना पार्किंग बनाया, इधर म्यूजियम बनाया जी। अच्छा हाँ जी, आप देख रहे हैं, हमारा अस्पताल बनाया अभी तक। अच्छा, अस्पताल बनाया। हाँ 71 से अभी तक हमको मुश्किल होता, हमारे पास गाड़ी नहीं है। हाँ कोई भी नेता आ जाओ, हम तो तुम्हें रात को ले जाना पड़ता है। मेहरबानी हमको अस्पताल बोलते रहा, हाँ किसी ने देगा बोलते रहा। हाँ हाँ जी, दिया किसी ने हाँ नहीं। 54 साल हो गया, किसी ने नहीं दिया। हाँ। पिछले साल से मोदी साहब ने हमको अस्पताल दे दिया। हाँ हाँ हाँ, बहुत हाँ, बढ़िया। इतना अच्छा बना रहा है। हाँ फिर सब मोदी साहब का शुक्रिया। तो अभी देखो सर, हाँ हमारे इधर अफ्रीकोट का पेड़ होता है, अच्छा अखरोट का पेड़ होता है जी, सेब होता है जी, हाँ। आड़ू होता है, नाशपाती होता है, अंगूर होता अच्छा। है, सब कुछ हमारे इधर बनता है जी। हाँ पहले हम ये वो ऊपर वाला छिलका निकाल करके बीज हम निकालता था, तेल बनाता था। हाँ ऊपर वाला छिलका पशु को खिलाता था, ओहो अच्छा। गाय को। हाँ अभी आजकल गवर्नमेंट का मेहरबानी से इधर हमारा गाँव वाला हाँ। आकर यहाँ बिगड़ी बिक होता है। रहा, बहुत अच्छा। बिगड़ी- हाँ, हाँ जी। हाँ। फिर इंडिया गवर्नमेंट जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत बहुत जनता बिल्कुल पार्टी जिंदाबाद, बहुत अपना अच्छी, दाल रोटी हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत फिर अच्छा। शुक्रिया सर। हाँ बहुत हाँ, अच्छा। नमस्ते। मैंने ठहरिए अभी तक ना। हाँ। तो इन साहबान ने बताया कि इनके जो दूसरे फैमिली मेंबर थे, माँ बाप थे, वो जो वहाँ इनका पुराना गांव है वहाँ रह गए। ये उम्मीद करते रहे 3-4 साल तक कि शायद वो यहाँ आ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान वालों ने उनको नहीं छोड़ा और फिर यहाँ ये सेटल हो गए। इन्होंने शादी की, अब इनके 6-7 बच्चे हैं, पोता पोती हैं और बहुत ही खुश हैं। और ये बता रहे कि यहाँ इनके खुमानी है, अखरोट है, अंगूर है और कई दूसरे लोकल प्रोडक्ट्स हैं। तो पहले वो बिल्कुल बेच जाते थे, अब यहाँ सैलानियों ने पिछले अभी 3-4 साल से इस एरिया को सैलानियों के लिए खोल दिया। सैलानी आते हैं तो इनके जो लोकल प्रोड्यूस है उसको ख़रीदते हैं और इनका जो आर्थिक स्थिति अब मजबूत हो रही है। और अब इनका अच्छा सर, और क्या डिमांड है अब आपकी? हाँ सर, एक तो सर गवर्नमेंट का मेहरबानी हाँ। से सब कुछ दिया हुआ है हाँ, सर। हाँ, सिर्फ टावर तो अच्छा नहीं दिया अच्छा सर, टावर। क्योंकि आप लोग आता है जी, हाँ। आजकल जेल में पैसा हाँ, उठा कर नहीं रहता, हाँ। हमको ऑनलाइन चाहिए बोलते हैं। अच्छा, अच्छा। फिर हमारा टावर नहीं है तो हम ऑनलाइन कैसे करो सर? हाँ आधा आदमी ऐसे चला जाता है, हाँ। है जी, दूरबीन भी नहीं देखता है क्योंकि पैसा नहीं है। हाँ। टावर तो है नहीं, हाँ, हमारे हाँ। इधर आप भी देख रहे हाँ। हैं टावर नहीं है सर, हाँ। क्योंकि गवर्नमेंट ने मेहरबानी हो गया तो हाँ। ये टावर लगाने से चलो मैं हमको- आपकी आवाज़ मतलब कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिराव सिंधिया है उनको पहुंचाऊंगा। सर मैं इसमें थांग विलेज में हूं, जो कि आखिरी हिंदुस्तान का विलेज है और उसके आगे पीओके शुरू हो जाता है। तो यहाँ जो गुलाम अली जी की जो मेन डिमांड है वो है कि बाकी तो सारी सरकार ने सहूलतें यहाँ पहुँचा दी, बस टावर लगना बाकी है। इनका क्या कथन है कि लोग आजकल नकदी लेके नहीं चलते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है, तो इस कारण से इनका व्यवसाय में फ़र्क पड़ता है। तो सर मैं आपसे अपील करूंगा कि शीघ्रतम यहाँ टेली कम्युनिकेशन का एक टावर लगा दिए, जिससे कि यहाँ पर कम्युनिकेशन की सुविधा हो जाए और इनका भी जो इन्होंने बातचीत करनी है अपने रिश्तेदारों से कहीं दूसरे अपने देश के दूसरे कोने में, तो वो कर सकें।
तो गुलाम जी बहुत अच्छा रहा आपसे मिलके हैं, तो मैं आपका धन्यवाद हूँ। आपकी लंबी आयु की मैं प्रार्थना करता हूँ, खूब फले फूले और आपका परिवार और हो, और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए, आपका व्यवसाय बढ़े और आप गेस्ट हाउसेस, होम जिसको बोलते हैं होम स्टेज ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जैसे आज हम यहाँ आए हैं तो हमने आपकी महिलाओं से जो दूरबीन भी की है, कुछ यहाँ मैं ड्राई फ्रूट भी खरीदूँगा। तो इस प्रकार से जो हम बाहर से आएंगे, आपका जो प्रोड्यूस है उसको खरीदेंगे और आपकी जो आर्थिक स्थितियाँ मजबूत होगी। और आने वाले समय में जब मैं 2-3 साल के बाद और आऊँगा तो शायद यहाँ आपके टावर भी लग जाए और ज़्यादा प्रगति हो। हॉस्पिटल भी अब मैं खास शुरू हो जाएगा, बन गया है, तो डॉक्टर आ जाएगा, अब आपको तुरंत नहीं जाना पड़ेगा। तो धन्यवाद सर, थैंक यू जी। गवर्नमेंट का मेहरबानी से हमको सब कुछ फैसिलिटी दिया ही, हाँ हम बाउंड्री लेने वालों को ज्यादा दे दिया। हाँ एक चीज नहीं दिया सर, हाँ। टावर। अच्छा, टावर नहीं क्योंकि मिला। आप लोग आता है जी, हाँ। ये ऑनलाइन करता है, अच्छा। आधा आदमी वापस जाता है, हमारे से ये कुर्बानी ले जाता है, हाँ। दूरबीन का देखता है सर, हाँ। फिर उनका पैसा, क्योंकि पैसा जेल में उठाकर ऑनलाइन कैसे करो, हाँ। हमारा टावर नहीं है, ओके। हमारा टावर का अच्छा। दिक्कत है सर, गवर्नमेंट का तो मैं ज्योतिराज सिंधिया, जिनके पास टेलीकम्युनिकेशन का विभाग है, उनसे निवेदन करूंगा कि मैं इसमें थांग विलेज में हूं और ये जो बुजुर्ग आदमी है यहाँ से, जो यहाँ मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनकी बहुत मांग है कि यहाँ टेलीकम्युनिकेशन का एक टावर लगा दिया जाए, जिससे कि यहाँ सुविधा हो जाए बातचीत करने की, और जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है ये भी हो जाए। आजकल पैसा लेके तो कोई नहीं चलता है। तो अगर कोई मेरा जो व्यूअर है या मंत्री महोदय खुद सुन इस वीडियो को देखेंगे, तो इनकी जो ये डिमांड है उसको प्राथमिकता से पूरी करें। ये लोग बड़े खुश हैं भारत सरकार से, मोदी सरकार से, कि इनको इतनी फैसिलिटीज़ दी, हॉस्पिटल बना दिया, म्यूज़ियम बना दिया, ये जो टेंट लगा हुआ है ये भी इंडियन आर्मी ने दिया है, और देखिए बहुत विकास हो रहा है। तो ये सर मैंने आपकी आवाज़ उठा दी है। हाँ, तो कोई ना कोई इसको देखेगा, तो ये आने वाले समय में ही पूरी हो शुक्रिया जाएगी। शुक्रिया सर। हाँ ना, मैं ज्योतिराज सिंधिया से अपील करूँगा कि यहाँ टावर लगाएं। एक मिनट सर।